Assalamu alaikum to everyone और thank you so much for inviting me on this important topic because हमारे यहाँ आजकल ये जो गुस्सा है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम अपनी ट्रैफिक में और इस तरह की जगहों पर भी जो है वो अपने गुस्से का इजहार करने लगे हैं। लोगों के साथ जो है वो हम मिसबिहेव कर जाते हैं, बातचीत करते वक्त ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा निकल कर सामने आ रही हैं, तो हमें इसको अब मैनेज भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब गुस्सा है क्या ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। गुस्सा एक इट इज एन इमोशन, एक एहसास है, एक जज्बा है। और जब हम इसको शो करते हैं तो हम या तो लाउड बोलते हैं या हम किसी को गाली गलौज करते हैं या हम कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है बिहेवियर में जिसको हम एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं, यानी कि गुस्से वाला रवैया। ठीक है। तो एंगर इज एन इमोशन, एक आपका जज्बा है जो आपके अंदर मौजूद है। बहुत सारे जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो वो आके हमें ये कहते हैं कि जी हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आप काइंडली हमारा गुस्सा जो है ना वो खत्म करवा दें, ऐसा हो कि हमें गुस्सा ही ना आए। देखें, सम सिचुएशंस में आपका जो ये गुस्सा है ये आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो आई यूज टू से लाइक दैट कि हम जब अपने इमोशंस को इस तरह कहते हैं ना कि ये नेगेटिव इमोशंस हैं और ये पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो मेरे ख्याल में नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस नहीं होते। इमोशंस समटाइम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, समटाइम्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। लाइक फॉर सपोज, एक छोटी सी एग्जांपल है कि कहाँ एंगर हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। लाइक फॉर सपोज, अगर कोई पर्सन आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसको इजीली वो बाउंड्री क्रॉस करने देंगे? नहीं, वहां पर आपको रोकना बनता है। लेकिन वहां पे भी दो सिचुएशंस होती हैं, एक होती है असर्टिवनेस और एक होती है एग्रेसिवनेस। बीइंग असर्टिव मींस कि आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को मेंटेन रखते हुए उसको कहते हैं कि जी नो, दिस इज माय लिमिट एंड यू कैन नॉट क्रॉस इट। ठीक है। और ये होती है असर्टिवनेस। अब एग्रेसिवनेस क्या है कि आप एकदम से इमोशंस में आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें और अगले बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, तो वो एक सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है इस चीज का। सो आई थिंक सो कि एंगर क्लियर हो गया है कि एंगर होता क्या है बेसिकली। इसके साथ हमारा दूसरा सवाल है कि हमें गुस्सा क्यों आ जाता है। यानी कि जो सोसाइटी में लोग बहुत सारे हैं जिनको रीज़न जानना चाहते हैं कि हमें क्यों गुस्सा आ गया। पेरेंट्स की वजह से भी आ जाता है, सिबलिंग की वजह से आ जाता है, वर्क प्लेस पे आ जाता है। इस पे ट्रिगर्स क्या-क्या हो सकते हैं पॉसिबल जो हमें गुस्सा दिला देते हैं? अच्छा, एक तो जो बहुत कॉमन मिथ हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि अक्सर लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि जी हमारी फैमिली में ही सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हम हाइपरटेंसिव हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ऑटोमेटिकली हमें गुस्सा आ जाता है। जबकि गुस्से का हाइपरटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाइपरटेंशन इज अ प्रॉब्लम कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप मेडिसिन लेते हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, दैट्स ऑल व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है। गुस्सा करना या ना करना, यानी एग्रेशन दिखाना या ना दिखाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि कैसे आप उसको शो करते हैं। अच्छा, अब आपने बात की इसकी टियोलॉजी की, यानी कॉजेस की, कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं गुस्सा आने की। ठीक है। तो गुस्सा आने की जो बहुत सारी वजूहात है उनमें से एक वजह जो बहुत ऐसी है कि हम लर्न करते हैं गुस्सा, यानी कि हमने जो एग्रेशन अपने अंदर ले आए हैं वो हमने सोसाइटी से लर्न किया, यानी अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखा, हमारी फैमिली में वो बिहेवियर्स प्रिवेल कर रहे होते हैं और हम वहां से सीख रहे होते हैं। और पेरेंट्स को उस टाइम लगता है कि ये बच्चा है, इसको नहीं पता चल रहा चीजों का, लेकिन द थिंग इज दैट कि वो बच्चा वो चीजें अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बनाता जा रहा है और उसको लग रहा है कि शायद मैं ये करूंगा तो ही मैं जो है वो सरवाइव कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकूंगा। तो एक तो ये हो गया कि आप सोशल लर्निंग कर रहे हैं, आप इर्द गिर्द से सीख रहे हैं, अपनी मॉडलिंग से सीख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो गुस्से की आदत है, गुस्से की आदत समटाइम्स हम अपने इमोशंस को ना बहुत ज्यादा अंदर हाइड करते रहते हैं कि अच्छा जी हमारे कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, कोई चीज हमें पसंद नहीं आ रही, हम चुप करते हैं, बर्दाश्त करते जाते हैं। स्पेसिफिकली ये वो बच्चियां जिनकी नई नई शादी हुई होती है,
उनको समझा के भेजा गया होता है कि बेटा तुमने आगे से बोलना नहीं है, तो होता ये है कि जी वो अपने इमोशंस को हाइड कर करके एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर वोल्केनिक एरप्शन होने लगती है, जब गैसेस लावा अंदर पकता जाएगा, तो एट द एंड क्या होगा? आउटबर्स्ट। ठीक है, तो इसको हम एंगर आउटबर्स्ट कहते हैं कि आपका गुस्सा जो आपने अंदर जमा किया हुआ था वो अचानक से बाहर निकल आया है। ठीक है, अक्सर लोग बहुत फखर से ये कहते हैं मुझे गुस्सा ज्यादा नहीं आता, लेकिन जब आता है ना तो बहुत बुरा आता है। तो वो ज्यादा नहीं आता ऐसी बात नहीं है, आपको चीजें बॉदर कर रही हैं, आप उनको जमा करते जा रहे हैं एंड देन इवेंचुअली इट इज एक्सप्लोडिंग। एक सवाल हमारे साथ उन्होंने पूछा, उन्होंने पहले भी भेजा था। उनका सवाल ये है कि किसी दूसरे के गुस्से की आग को हम खामोश करा सकते हैं कि नहीं? मिसाल के तौर पे हमारे सराउंडिंग में बड़ा गुस्सीला बंदा है, उसका क्या करें? अच्छा देखें, दो चीजें हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो ट्रस्ट मी, हम दूसरों के बिहेवियर्स को चेंज नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन बिहेवियर। हम अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि देखें, अगर एक पर्सन है ना, फर्स्ट सपोज आपका कोई बहन भाई है, कोई आपके घर में रहने वाला फर्द है, आपका कोई कुलीग है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है, सिंपली हम उसको, ये एक टेक्निक है जिसको हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं, विच इज नोन एज नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट मीन्स कि आप कोई फेवरेट चीज उसकी ले लें। फॉर सपोज अगर वो आपसे गुस्से में बात कर रहे हैं, आप उससे कहें कि जब आप रिलैक्स होके कूल डाउन होके मुझसे बात करेंगे देन आई विल टॉक टू यू, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप उसको क्या कह रहे हैं कि जी मैं तब तक आपकी बात नहीं सुनूंगा जब तक कि आप अपने टेम्परामेंट को थोड़ा लोअर डाउन ना कर लें। टेक सम वाटर, टेक सम टाइम, कुछ वक्त लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, देन वी विल टॉक अबाउट इट। देखें, गुस्सा इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम्स के ऊपर कम्युनिकेट करेंगे तब आपका मसला हल होगा, गुस्से से आपका मसला हल नहीं होने वाला। ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जी जब आप नॉर्मल कंडीशन में आएंगे देन वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल सॉर्ट इट आउट, बट नॉट नाउ, अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो जस्ट से देम नो। दूसरा एक सवाल है, समी सैम का सवाल है कि आपने कहा कि गुस्सा हमने लर्न किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सोसाइटी से लर्न किया, तो क्या हम इसको अनलर्न भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसको अनलर्न भी कर सकते हैं। देखें, मैं वही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा कोई नेगेटिव चीज है और हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें हैप्पीनेस की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें अपने बाकी इमोशंस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें इस इमोशन की भी जरूरत पड़ती है इन सम सिचुएशंस। वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, लाइक फॉर सपोज अगर कोई मिस हैंडलिंग कर रहा है आपके साथ, बीइंग अ फीमेल, अगर कोई आपके साथ मिस हैंडलिंग कर रहा है, वहां पर आपको एग्रेसिव होना बनता है। बीइंग अ मेल, अगर आपको कोई मिस हैंडल कर रहा है इन सम फिजिकल अब्यूजिव वे, तो वहां पर आपका जो है वो उनको एक एग्रेसिव रिएक्शन देना बनता है। द थिंग इज दैट कि कहाँ पर आपने अपने इमोशन को किस तरीके से यूज करना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विद इन द रिलेशनशिप्स अगर हम एग्रेसिव हो जाते हैं ना, तो वो चीज थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। अब इस चीज को ओवरकम कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं, तो डायलेक्टिक्स का जो वर्ड है बेसिकली ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। इट मीन्स के डायलेक्टिक्स का मतलब ये होता है कि दो ओपिनियन एट अ टाइम ठीक हो सकती हैं। ये नहीं है कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि जी ये पानी का ग्लास जो है ये आधा भरा हुआ है, तो मेरा ओपिनियन ठीक है, और जो ये कह रहा है कि ये आधा खाली है उसका ओपिनियन गलत है। नो, देखें, आपका ओपिनियन, आपकी परसेप्शन, मेरी ओपिनियन, मेरी परसेप्शन से डिफरेंट हो सकती है। जब हम डायलेक्टिक्स के बारे में लोगों को समझाते हैं तो हम एक इमेज दिखाते हैं, एक साइड पर एक बंदा खड़ा है, दूसरी साइड पे दूसरा बंदा खड़ा है, दरमियान में एक फिगर बना हुआ है जो कि एक बंदे की साइड से 6 दिख रहा है, दूसरे बंदे की साइड से 9 दिख रहा है। तो दोनों, अगर एक बंदा कह रहा है दिस इज 6, दूसरा कह रहा है दिस इज 9, तो दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा ओपिनियन ठीक है और सामने वाले का बिल्कुल गलत है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है, हमें सामने वाले के ओपिनियन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ गुस्सा भी कर रहा है ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसकी कौन सी ऐसी डिजायर्स हैं या नीड्स हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही जिसके ऊपर वो एग्रेशन में आ
रहा है, ठीक है? या कौन-सी ऐसी चीज़ है जो उसको बॉदर कर रही है इतना ज़्यादा कि वो एकदम से आउटबर्स्ट शो कर रहा है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, उनके पर्सपेक्टिव को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, हमारे साथ बहुत से सवाल ऐसे आ रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एहसान खान और नुमान शब्बीर कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें? तो मैं उन्हें बताता चलूँ कि हम एंड पे टेक्निक्स की बात करेंगे कि हम कंट्रोल कैसे करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो पेरेंट्स जो अपनी पेरेंटिंग के दौरान, बच्चे की तरबियत के दौरान, बच्चे को ट्रेन करते हुए, बच्चे को डील करते हुए, वो गुस्सा करते हैं। जो खुद गुस्से में होते हैं और बच्चे को कह रहे होते हैं बेटा गुस्सा नहीं करते। उनका एग्रेशन बच्चे को देखने को मिलता है। इससे बच्चे की नफ्सियाती सेहत या मेंटल हेल्थ पे क्या असरात होते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम ये कहते हैं कि जी अब ये बच्चा है, इसको क्या पता चीज़ों का, ठीक है? और हम बच्चे को सिखा कुछ रहे होते हैं, मॉडल कुछ और कर रहे होते हैं। मैं इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल और भी देती चलूँ कि लाइक फॉर सपोज़ हम बच्चे को कहते हैं, "बेटा तुमने झूठ नहीं बोलना, बहुत गलत बात है, अल्लाह ताला खफ़ा हो जाते हैं इस बात पे।" ठीक है? और जब फॉर सपोज़ फादर घर पर हैं और वो किसी पर्सन से मिलना नहीं चाहते, फॉर सपोज़ हमारे यहाँ तबलीगी जमात वाले जब आते हैं, एक अच्छा काम करने आते हैं, अल्लाह का पैगाम आगे स्प्रेड करने आते हैं, तो मोस्टली क्या होता है फादर्स कह देते हैं जाओ बेटा बाहर जाके कह दो कि पापा घर पे नहीं है। एंड देन बच्चा जो है वो बाहर जाके कहता है जी पापा घर पे नहीं है, जबकि पापा अंदर हैं उसको भी पता है। तो हम उसको सिखा क्या रहे हैं झूठ बोलना, हुँ। ठीक है? और हम उसको कह क्या रहे हैं कि हमने झूठ नहीं बोलना बेटा, ठीक है? तो सेम इज़ द केस, हम बच्चे को एग्रेशन सिखा रहे हैं और किस तरह से एग्रेशन सिखा रहे हैं, हो सकता है हम बच्चे के साथ डायरेक्टली एग्रेसिव ना हो रहे हों, लेकिन आपस में हो रहे हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मियाँ-बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बच्चा जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, अब अम्मा गुस्सा करती है, बाप उसकी बात मान जाता है। बाप गुस्सा करता है, माँ उसकी बात मान जाती है, ठीक है? बच्चा क्या सीख रहा है कि जब मैं इस टोन में, इस पिच पे बात करूँगा, तो शायद मेरी बात भी मान ली जाएगी। अब बच्चा जब रोएगा, ज़िद करेगा, वो उसी पिच में, उसी टोन में जाके बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है? अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि शुरू-शुरू में जब बच्चा जो अब्यूज़िव लैंग्वेज शुरू करता है बोलना, तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं। ओए! देखो गाली दे रहा है। हँसते हैं, खुश होते हैं, स्माइल करते हैं। इवेंचुअली जब वो बच्चा 5-6 साल की एज में जाता है, तो वो उसी बात पर उसी बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा भी बेचारा कंफ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड में है कि यार पहले तो मुझे इस चीज़ पे एप्रिसिएशन मिलती थी, अब मुझे इस चीज़ पे मारा जाता है, डाँटा जाता है। तो छोटे होते वो जब वो गाली देता है तो कहते हैं कितना स्वीट लग रहा है, तुम कितने क्यूट लगते हो, एक बार फिर करके दिखाओ। तो हाँ, जब आदत बन एग्ज़ैक्टली। जाती है तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ जो है ना, ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर आप बच्चे के देखें, बच्चा पैदा करना बहुत आसान काम है। बच्चे की तरबियत करना इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म और एक बहुत पेचीदा सा टास्क है, जिसको करना के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, आपको बच्चे के साथ वक़्त गुज़ारना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे की कोई चीज़ बॉदर भी कर रही है, देखिए फ्रॉइड हमारा एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजी के बारे में नहीं भी जानते, उनको भी फ्रॉइड का नाम एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होता है कि अच्छा सिगमंड फ्रॉइड कोई पर्सन था। सिगमंड फ्रॉइड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ना बहुत सही हैं, जो मुझे सही लगते हैं। लाइक फॉर सपोज़ वो कहता है कि अगर आपकी चाइल्डहुड में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है ना, यानी चाइल्डहुड पे कोई फिक्सेशन है, कहीं पर आप फिक्स हो गए हैं, तो वो चीज़ आपको एडल्टहुड में जाके प्रॉब्लम कॉज़ करेगी। लाइक अगर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है, आप टॉयलेट ट्रेनिंग कराते वक़्त बच्चे को डाँट रहे हैं या वो बिल्कुल करा ही नहीं रहे या फिर बहुत ज़्यादा उसको डाँट रहे हैं या उसको मारपीट भी चल रही है उस सिलसिले में टॉयलेट ट्रेनिंग कराते वक़्त, तो क्या होगा बच्चे की फिक्सेशन हो जाएगी जो कि बड़े होकर ओसीडी के सिम्पटम्स में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है? हुँ। तो द थिंग इज़ दैट कि हमें बच्चे के साथ बहुत पोलाइट वे में अगर आप उसको कुछ चीज़ सिखाना भी चाहते हैं तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। ठीक है? कि आप उसको पहले तो उसके जो बिहेवियर आप उसको लर्न कराना चाहते हैं उसको रीइंफोर्स करें। ठीक है? लाइक फॉर सपोज़ आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो गुस्सा छोड़ दे। आप उसको बोलें कि अ, बेटा आप स्माइल करके बात करो, देन यू विल गेट योर फेवरेट टॉय।
गेट टोन लोअर, गुस्सा करें और स्माइल करके गेट योर फेवरेट। फोन बच्चे है पसंद है, वो उसको लिमिटेड टाइम पीरियड। और देख रहा है ना, जो कार्टून्स देख रहे हैं, बेन 10, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं ये सब कार्टून्स, ठीक है। दे हैव अ लॉट ऑफ एग्रेसिव कंटेंट, लड़ाई झगड़ा मारपीट, बच्चा सीखता है, लर्न करता है थ्रू मॉडलिंग। अच्छा, दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि हस्बैंड एंड वाइफ, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पार्टनर्स में, स्पाउसेस में, कि वो उनकी पसंद के मुताबिक नहीं होती, जैसे वो पहले रहते थे वैसी नहीं होती, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती, वो कहते हैं फिर हमें गुस्सा आ जाता है। तो फिर अब हम क्या करें? इस जो गुस्सा है और जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए? अच्छा देखिए, पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आया तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। दिस इज वेरी मच ट्रू। आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप उस तरीके से जो है वो साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा बीच है। बस क्या है कि एक एक और थर्ड पर्सन है जो कि अब आपका पार्ट है, और उसको भी टाइम चाहिए, उसको भी आपके साथ वक्त गुजारना है, ठीक है। तो पहले तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कि अब जब हस्बैंड और वाइफ के आपस में एग्रेशन है, एंगर के इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको हमने कैसे मैनेज करना है। देखिए, इंटरपर्सनल अफेक्टिवनेस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Interpersonal effectiveness skills are about your needs and demands and do's and don'ts, ठीक है। सबसे पहले आप अपने अच्छा, मैं ये सोचती हूँ, बहुत सारी जब फीमेल्स हमारे पास आती हैं ना कि जी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी के बाद मसले फेस करने को मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चलता है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, तो हम जब उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जो चीज आपको बॉदर करती है, दे हैव द आंसर, मुझे नहीं पता। मतलब कि उनके अपने जो डूज एंड डोंट्स हैं, अपनी जो चीजें हैं वो ही क्लियर नहीं है। वो उस चीज में ही क्लियर नहीं है कि भाई हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हाउ विल दे कम्युनिकेट टू इट टू द अदर पर्सन? वो उस चीज को दूसरे बंदे को कैसे समझा पाएंगे कि मुझे क्या चीज चाहिए? तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अपने माइंड को क्लियर करें, व्हाट डू यू वांट, आपको एक्चुअली चाहिए क्या इस रिश्ते से। आइदर यू वांट टू लिव इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, और नॉट। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, यू हैव टू समहाउ कॉम्प्रोमाइज, समहाउ आप अपनी नीड्स को असर्टिवली एक्सप्लेन करें, आप अपने आप को बताएं, एक्सप्रेस करें कि जी मुझे ये चाहिए, या मैं आपका टाइम चाहता हूँ, मुझे दिन में इतना टाइम जो है वो आप एटलीस्ट दिया करें, 1 घंटा मेरे साथ स्पेंड किया करें। जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो फोन का ज्यादा इस्तेमाल मत करें। वट एवर यू वॉन्ट, आप कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें आपस में। एक तो ये फोन ने भी ना हमारे क्लैशेस को बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया है। वो शिकायतें ये होती हैं कि जी जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ मेरी बीवी फोन पे लगी रहती है, या जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं तो वो हमेशा फोन पे लगे रहते हैं, मुझे टाइम नहीं देते। देखिए, टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। आप किन से बात करें, आप उन्हीं लोगों से बात करें जिनके साथ आप ऑफिस में मिलकर आए हैं, जिनके साथ आप आपका कांटेक्ट रहा है। तो अब आप उस बंदे को टाइम दें जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आपके घर आकर बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे पास ना कुछ सवालात आ रहे हैं। एक सवाल हम अभी लेंगे कि उनका सवाल है इब्रार नफीस का, कि मेरा 18 मंथ्स का बेटा है, वो कभी कभी खुद को स्लैप करता है, रीज़न क्या हो सकती है? इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप टेक्निक्स की तरफ चले जाएं। एहसान खान ने एक सवाल किया है कि गुस्सा फितरती है या ये कंट्रोल हो सकता है? ये बात पहले हो गई है, मैंने ब्रीफली बता दूं कि गुस्सा है फितरती, इंसान को आ जाता है, पर उसको मैनेज कैसे करना है ये आप पे होता है, इजहार कैसे करना है ये आप पे होता है, इजहार करना है कि नहीं करना ये आप पे होता है, आप स्टिमुलस को इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि गुस्सा डिसॉल्व हो जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आना फितरती है, ज़ाहिर है, बाहर ऐसे हालात होते हैं कि इंसान इरिटेशन फील करता है, गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम सवाल की तरफ चलते हैं कि 18 मंथ का बेटा है, खुद कभी खुद को स्लैप करता है, इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं? और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप टेक्निक्स, चूँकि 103 लोग यानी अभी तक हमें लाइव इसमें देख रहे हैं, और मेजॉरिटी का सवाल ये है, जो मैं सारे कुछ तो स्क्रीन पे चला रहा हूँ, वो ये है कि ठीक है गुस्सा बहुत आता है, ऐसा आप कह रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बताएं मैं क्या करूँ? तो टेक्निक्स जो हैं
वो आई गेस कि वेरी इफेक्टिव पार्ट होगा ताकि लोग इसको मैनेज करें, कंट्रोल करें या ऐसे कंस्ट्रक्टिव वे में सिर्फ इस्तेमाल करें। ट्रू। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है कि 18 मंथ्स का बच्चा है जो कि खुद को स्लैप कर रहा है, ठीक है। अब ये उसका रेपिटेटिव बिहेवियर है, वो रेपिटेडली खुद को जो है वो मार रहा है, ठीक। पहले तो आप उसको जो है ना वो रीइंफोर्समेंट से या पनिशमेंट से उसके उस बिहेवियर को कम कराने की कोशिश करें। जब हम किसी अनडिजायर बिहेवियर को कम कराते हैं तो हम पनिशमेंट की टेक्निक यूज करते हैं, और पनिशमेंट का जो पाकिस्तान में मतलब है, वो कतन हमारी साइकोलॉजी में पनिशमेंट का मतलब नहीं है, प्लीज। पनिशमेंट डजंट मीन कि आप बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दें। पाकिस्तान में तो हमारे प्रेजेंट डिपार्टमेंट में भी पनिशमेंट यही है ना कि जी डंडे सोटों से जो है ना वो पिटाई लगाओ, तो जो मुजरिम है वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। तो ये पनिशमेंट नहीं होती, ठीक है। पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, पनिशमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव पनिशमेंट मीन्स कि आप कोई ऐसा स्टिमुलस ऐड ऑन कर रहे हैं जो बच्चे को पसंद नहीं है, ठीक है। लाइक अगर बच्चे को आप कोई कड़वी चीज टेस्ट करा दें कि जी वेन एवर यू विल परफॉर्म दिस बिहेवियर, आपको ये कड़वी चीज खानी पड़ेगी, आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव पनिशमेंट। और अगर आप बच्चे को उसका बिहेवियर जो है वो कम कराने के लिए कोई चीज उससे ले लेते हैं, उसकी कोई फेवरेट चीज ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट। लाइक फॉर सपोज आपका बच्चा जो है उसका कोई बहुत फेवरेट टॉय है, कोई वो अपने किसी बहुत बेहतरीन टॉय से बहुत शौक से खेलता है। व्हेनेवर ही स्लैप्स हिम, ठीक है, ये टॉय आपको नहीं मिलेगा, आप ये मुझे दे दें, और ये आपको तब मिलेगा व्हेन यू स्टॉप इट। मामा आपसे बात नहीं करेंगी जब तक कि आप इस चीज को रोकेंगे नहीं, ठीक है। मामा आपसे तब बात करेंगी व्हेन यू विल स्टॉप दिस बिहेवियर। सो बच्चे के बिहेवियर को चेंज कराना पड़ेगा आपको। एंड सेकेंडली, आप रीजन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें प्रॉपर असेसमेंट करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि क्या चीजें आ रही हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, किस एंटीसीडेंट यानी किस इवेंट के बाद ये बिहेवियर बच्चा परफॉर्म कर रहा है, सो दैट वी कैन एबल टू एनालाइज द सिचुएशन कि क्यों हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चे को, ठीक है। तो इसमें फिर हम असेसमेंट जो है ना वो करते हैं बच्चे की कि किस वजह से हो रहा है। घर पे थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज, इनको कंडीशनल मत बनाए। ये नहीं कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, नो। आप इसकी वर्डिंग को ऐसा रखें कि उस तरह से हो कि जी हम मिलकर ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि इन्वॉल्व हो बच्चे के साथ, उस एक्टिविटी का पार्ट बने, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हैं कि ओके, हम मिलकर पहले ये काम करेंगे, या हम ये काम नहीं करेंगे, एंड देन यू विल गेट दिस टॉय, ठीक है। बजाय उससे शर्त लगाने के, बच्चे के साथ कंडीशन करने के, बच्चे को बजाय उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, ताकि आपका और बच्चे का बॉन्ड भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ओके, सो जैसे कि हम प्रीवियसली टेक्निक्स के ऊपर मूव करने वाले थे कि हम एंगर को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, तो उसमें जो टेक्निक्स आ जाती हैं, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक है कि आप जो है वो डीप ब्रीदिंग करें। सुबह उठें, आप अपने आप को फ्रेश देखें। हमारी ना रूटीन एक्चुअली बहुत फास्ट हो गई है। जब आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं ना, तो वो जब सांस लेता है, तो वो जिस तरीके से सांस लेता है, उसका सांस लेने का तरीका और हमारा सांस लेने के तरीके में बहुत डिफरेंस आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम ऑन द गो बहुत तेजी में रहते हैं और जल्दी जल्दी में सांस लेते हैं, और हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है। तो अब हमने अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर करना है। एटलीस्ट दिन में एक दफा हम 5 साइकिल्स में इस ब्रीदिंग पैटर्न को रिपीट करेंगे, जिसको हम लोअर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप एक जगह सुकून से बैठ जाएं, अपने चेस्ट पर हाथ रखें, अपने पेट पर हाथ रखें, ठीक है। इनहेल आपने करना है और आपने साथ ही एक्सहेल करना है, ठीक है। किस तरीके से? जब आप इनहेल करेंगे तो आपने इमेजिन ये करना है कि आपका पेट जो है वो एक बलून की तरह है, और जैसे बलून में हवा भरती है वो फूल जाता है, और जैसे ही उसमें से हवा निकलती है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पर चला जाता है। तो लेट अस स्टार्ट, ये देखें।
मैं अपने चेस्ट से ब्रीदिंग नहीं कर रही, मैं अपने पेट से ब्रीदिंग कर रही हूँ। तो एटलीस्ट सुबह उठ के आपने 5 दफा ये ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो प्रैक्टिस करना है कि आपके ऊपर वाली बॉडी में जो है वो मूवमेंट ना हो, नीचे पेट के एरिया में मूवमेंट हो। लाइक दिस, इनहेल करेंगे तो बाहर आएगा और आपका पेट, और जब आप एक्सेल करेंगे तो वो वापस से अंदर जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका जो एक तो ये आपका हो गया डीप ब्रीदिंग, जिसको हम लोअर एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। दूसरा सांस लेने का तरीका होता है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को, एग्रेशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। किस तरीके से आप एक अपने राइट हैंड के थंब से अपनी एक राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। अब पहले मेरा ख्याल है कि देख लें, बिकॉज व्हेन आई विल प्रैक्टिसिंग इट तो मैं शायद बात नहीं कर पाऊंगी। आप एक दफा देख लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है। ये जो प्री नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, आपने क्या करा, एक साइड से अपना नॉस्ट्रल बंद कर लिया, फिर आपने इनहेल किया फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड देन यू विल होल्ड फॉर द 2 सेकेंड्स। ठीक है, आपने अपने माइंड में काउंट करनी है। जब आपने इनहेल करना है, आपने 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से आपने मेंटल काउंटिंग करनी है। व्हेन यू विल होल्ड योर ब्रीथ को होल्ड करेंगे, ठीक है, और फिर इसको लेफ्ट साइड से एक्सेल करेंगे। Then you will inhale from the left side and you will again know hold it for the 2 seconds and then आप उसको जो है वो दूसरी साइड से बाहर निकाल देंगे। सो क्लाइंट्स ऑफ साइनसेस जिनको इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, वो लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू आउट इन कंट्रोलिंग योर एग्रेशन। तो ब्रीदिंग के थ्रू कर सकते हैं जी। ओके, सो हम आगे मूव ऑन करते हैं कि जब हम ब्रीदिंग के थ्रू किस तरीके से हम अपने गुस्से सकते हैं। सेकेंडली जो हमारे पास दूसरा तरीका है, जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए, उसमें जो जो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो एक तो कॉग्निटिव टेक्निक्स हैं। कॉग्निटिव टेक्निक्स मीन्स कि आप ये असेस करें कि आपके जब आपको गुस्सा आता है क्या सोचें आपको तंग करती हैं। ट्राई टू मेक योर थॉट्स पॉजिटिव। आप अपनी सोचों को मस्बत करने की कोशिश करें, पॉजिटिव थिंकिंग में। देखिए, अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की या होल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, वो आप नहीं कर सकते। मोस्टली जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, यदि बच्चे अपनी बात हैं कि जी माँ बाप हमारी बात मान जाएं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इस चीज की कि आप किस तरीके से जो है ना वो अपने अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं बाय कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। लाइक अगर हम बात करते हैं ना कि हम टेक्निक्स की, कि हम कौन सी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। डायलेक्टिकल बिहेवियर जाती है इमोशंस को मैनेज करने के लिए, बेसिकली इवन सुसाइडल आइडिएशंस को मैनेज करने के लिए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक टेक्निक यूज होती है माइंडफुलनेस। इंसान की जिंदगी 3 फेजेस में डिवाइडेड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है जी। जो लोग बहुत सोचते हैं माजी के बारे में, हर टाइम सोचते रहते हैं, वो मोस्टली डिप्रेसिव स्टेट में डाउन रहते हैं। और जो बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में थिंकिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, उनमें ज्यादातर एंजाइटीज पाई जाती हैं। एंड द मिड पार्ट इज प्रेजेंट। what you have to do is to live in the present moment। आपको अपने हाल में रहना है, अपने इस करंट सिनेरियो में रहना है कि आप
जिस वक्त में हैं उसमें रहें। हाँ, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें जब कोई इशू आ जाता है, तो इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान के ज़हन के 3 हिस्से हैं। है आपका रैशनल माइंड, ठीक है? और तीसरा हिस्सा है इमोशनल माइंड, ठीक? व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें रैशनल माइंड और इमोशनल माइंड दोनों को यूज़ उतना ज़्यादा नहीं करना। हमें क्या करना है? द मिड पार्ट वाइज़ माइंड को यूज़ करना है, जो कि एक बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन द रैशनल माइंड एंड द इमोशनल। रैशनल माइंड इज वेरी लॉजिकल। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो दे आर मोर लॉजिकल, ठीक है? उनके यहाँ उस तरह से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी नहीं है। दे आर वेरी मच लॉजिकल कि अच्छा जी ये चीज सही है, दिस इज रॉन्ग, देयर इज नो इमोशंस इन इट। सो जो पाकिस्तानी नेशन है, दे आर वेरी मच इमोशनल, ठीक है जी? इतना ज्यादा हम इमोशनल है कराना। कोई बहन भाई कह भी देना कि अम्मा अब्बा जी ये बिल जमा कराया है बाहर जाके, तो होगा क्या कि जी बाकी सब बहन भाई बोलना शुरू कर देंगे, हाँ तुमने अब्बा को कह दिया बिल जमा करा, मैं बिल जमा कराने भेजो। भाई देखें, इफ दे विल वॉक, इफ दे विल मूव, तो वो उनकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहेगी, उनकी बॉडी जो है वो काम करती रहेगी, ठीक है? और जब एक बॉडी काम करती रहेगी तो उसमें बीमारी आने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट बी सो मच इमोशनल इन केस ऑफ योर पेरेंट्स, इन केस ऑफ योर डेली लाइफ, ठीक है? तो अगर आप इतना ज्यादा इमोशनल रहेंगे, आप अपने माँ बाप के लिए मसला खड़ा कर रहे हैं, आप उनके लिए आसानियां पैदा नहीं कर रहे, ठीक है? इसी तरीके से इमोशनैलिटी का हमारे अंदर इतना बड़ा हाथ है कि हमारे बहुत सारे जो नए रिलेशनशिप्स बनते हैं, जो मैरिटल रिलेशनशिप्स बनते हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स किस वजह से आती है? हमारी इमोशनल नेचर की वजह से आती है। होता क्या है कि जो वाइफ है वो ये सोच रही होती है कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इस एक बंदे के लिए यहाँ आ गई हूँ, नाउ ही इज माइन, ये तो अब मेरा ही है और इसको भी सिर्फ अब मुझसे ही मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है? और जो दूसरा एक मदर है, उसने उस बच्चे को पाला है इतना साल उसको लेके चली है। अब उसका माइंडसेट क्या है कि जी मैंने इसको इतने साल पाला, ये तो मेरा बेटा है, ठीक है? अब वो जो बेचारा एक मासूम आदमी है, हम कभी उसकी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं सके कि वो किस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ से वो सुनता जाता है मेरा बेटा, दूसरी तरफ से वो सुनता जाता है मेरा शौहर। नाउ अब उसकी फ्रस्ट्रेशन का आप सोचें कि वो किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन में होगा। ना वो उसको डिनाई कर सकता है, ना वो उसको डिनाई कर सकता है। हाँ जी, वो उसका बेटा भी है और वो उस बंदे का शौहर भी है, ठीक है? अब करना क्या है? अब ये जो सारे इमोशनल सिनेरियोज है ना, हमें एक दूसरे को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। हाँ, ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन ये इस औरत का बेटा भी है, उसने उसको पाला है इतने साल, ठीक है? तो उसका रिलेशन खत्म नहीं हो सकता कभी भी। मैं जितना मर्जी चाहूं वो रिलेशन खत्म नहीं हो सकता, ना होगा। सेम इज द केस सेकंड सिनेरियो कि जो मदर इन लॉज हैं उनको भी ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द वेरी स्टार्ट, परसेप्शन, कि हमें एक दूसरे की परसेप्शन को समझना चाहिए, ठीक है? हमें एक्सेप्टेंस देनी चाहिए एक दूसरे को कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आपकी अहमियत है, ऐसा नहीं है। ये आप जब भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, आप बजाय उसको डायरेक्टली ये कहने के कि जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है, आप उसको ये कह सकते हैं, हाँ हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं इस चीज को ना इस तरीके से देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज इस तरीके से ठीक हो सकती है, ठीक है? सो बजाय गेटिंग योर सेल्फ इन टू एन आर्ग्यूमेंट, आप क्या कर सकते हैं? आप पहले उसको वैलिडेट करें कि ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी द थिंग इज लाइक दैट। सो कुछ टेक्निक्स के ऊपर हमने अभी बात की है, और कुछ एक मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं हमारे पास माइंडफुलनेस के बारे में। जी एक सवाल है हमारे पास। सवाल है तैयबा फातिमा का। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दूसरे के गुस्से से इफेक्ट होना छोड़ दें? मिसाल के तौर पे अगर किसी आदमी का बेजा गुस्सा है और वो रोजाना गुस्सा कर देता है, इज इट पॉसिबल कि हमें असर ना हो? और उसका तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी तो जीनी है ना। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सामने वाले का आपको पता है कि वो डेली बेसिस पे
पे ही उसका ये काम है कि उसने ऑफिस से आना है, अपना बैग रखना है और फिर उसने शुरू हो जाना है नॉन स्टॉप, ठीक है, आपको वो चीज पता है। अब हम अक्सर आप इधर उधर से भी यही सुनेंगे कि यार तुम बॉदर ही क्यों करती हो, तुम्हें पता है कि उसका मिजाज ही ऐसा है, तो तुम इस चीज को छोड़ दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे छोड़ दो, वो चीज आप सुन रहे हो कानों से, आपके दिमाग में जा रही है, आपको वो चीज इरिटेट करेगी ही करेगी। देखिए नॉइस पोल्यूशन इज समथिंग कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से आपको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, आप उस चीज, आपको वो चीज जो है वो इरिटेट करेगी ही करेगी। अब आपने इसको कोप कैसे करना है, ठीक है, आप उस स्पेस को थोड़ी देर के लिए छोड़, जस्ट गेट योर सेल्फ असाइड, साइड पे चले जाएं। उस टाइम पर यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक, आप कोई भी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको पसंद है, कोई मेडिटेशन कर लें, कोई मेडिटेशनल मेडिटेशनल साउंड्स होती हैं बहुत सारी, उसके ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करें, ठीक है, आप उस टाइम पर खुद को रिलैक्स करें, डोंट गेट योर सेल्फ इन टू दैट बॉदरसम इवेंट जो कि डेली बेसिस का पार्ट है, ठीक है, आप अपने आप को उस सिचुएशन से पहले तो सेपरेट करें। जब आप उस सिचुएशन से निकलेंगे तब आपका गुस्सा जो है वो आप कंट्रोल करने की हालत में होंगे। अदरवाइज मैंने पहले ही कहा कि नॉइज पोल्यूशन इज समथिंग कि कोई वजह के बगैर भी आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊंची आवाज जो है वो क्या करती है, एग्रेशन कॉज करती है, बहुत ज्यादा आप नहीं बर्दाश्त कर पाते। Should we continue or should we stop here? We have some other questions about techniques. मध्य से कि हमें गुस्सा आ एज रहा है, यू हम कैसे कंट्रोल करें। और एक और पूछ रहा था अंदर के ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसका क्या फायदा होगा उनको, ये कैसे हेल्पफुल होता है गुस्से को मैनेज करने में। ओके फाइन, ठीक है, देखें होता क्या है कि जब मैं इसकी जो साइंटिफिक बेसिस है वो आपको समझा देती हूँ थोड़ी सी, कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना तो बेसिकली हमारे लंग्स जो है वो फिल अप हो जाते हैं विद ऑक्सीजन, हमारे लंग्स को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। अब फॉर सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग कभी हिल स्टेशन पर जाएं और जब आप वहां से वापस आते हैं बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हैं, बड़ा लाइटर सा फील कर रहे होते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पर एयर फ्रेश है, हवा ताजा है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप सारा दिन में पॉल्यूटेड एयर इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से आपके लंग्स अफेक्टेड हैं, आपकी बॉडी में अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि सुबह के टाइम, जिस टाइम अर्ली मॉर्निंग फ्रेश एयर होती है, या फिर शाम के टाइम जिस टाइम थोड़ी सी फ्रेश एयर होती है, उस टाइम पर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि आप फ्रेश ऑक्सीजन को जो है वो अंदर लेकर जा सके। ग्रीनरी ग्रीनरी अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रखें, ठीक है। और समटाइम्स आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में जो येलो लाइट्स होती हैं, जो डिम लाइट्स होती हैं, उनको हल्की सी रोशनी को ऑन करें और मेडिटेट करें। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन होती क्या है और कैसे की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन का वो नहीं है कि जी आप योगी की तरह लेट कर भी कर सकते हैं, आप बिस्तर पर लेटें, लाइट सा वो जो मेडिटेशनल म्यूजिक है वो सुने, और उसको सुनने के बाद मैं एक आधा म्यूजिक का लिंक जो है वो लेटर ऑन कमेंट में शेयर भी कर दूंगी, अगर इफ somebody wants to practice, ठीक है। तो वो उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, वन बाय वन एवरी मसल आप महसूस करें कि आपका हर मसल रिलैक्स होता जा रहा है वन बाय वन, और आपकी पूरी बॉडी जब लेट गो ऑफ ऑल द टेंशंस, अपनी बॉडी से हर किस्म की टेंशन को जाने दें, और जैसे जैसे आप उस टेंशन को अपनी बॉडी से रिलीज करते जाएंगे, आपके मसल्स रिलैक्स होते जाएंगे, एंड यू विल फील वेरी लाइटर, ठीक है। देखें इसको हम कहते हैं जीरो रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी एक जीरो रेजिस्टेंस की स्टेट में आ जाती है। आप अगर उस टाइम कोई ऐसे करके आपका हाथ उठाएगा तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली बिना किसी उसके ऊपर चला जाएगा। आप आपकी समझें कि आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत लाइटर हो गई है, लाइटर एंड लाइटर। और आप जब उसको हर चीज को निकाल देंगे अंदर से, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस, हर चीज जो है वो बॉडी से बाहर आपके ऑटोमेटिकली चली जाएगी।